शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में मैं बार बार कहता रहता हूं कि क्रांतिकारियों ने जब अपने रक्त से इस धरती को सींचा तब जाकर मेरे देश को आज़ादी मिली। और ऐसे ही आज़ादी के परवाने में एक नाम आता है बंगाल से सूर्यसेन का, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं सूर्यसेन, जिनके साथ चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव आर्मरी रेड का संबंध है। चटगांव में कहीं न कहीं इनका जन्म होता है, यानी सूर्यसेन का जो जन्म हो रहा है वो चटगांव में हो रहा है। और धीरे धीरे ये कलकत्ता में एक प्रकार से अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के पश्चात चटगांव गए और वहाँ पर शिक्षक बन जाते हैं। इनको सभी लोग मास्टर दा के नाम से जानते थे। कांग्रेस के साथ ये शुरुआत में जुड़ते हैं और 1916 से ये स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी शुरू करते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस के एक्टिव मेंबर यानी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कहीं न कहीं बढ़ने लगे। और इस प्रकार से जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो इस आंदोलन में सूर्यसेन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और सूर्यसेन जब बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन पूरे देश भर में फैला हुआ था। इस आंदोलन के दौरान गांधी स्वयं इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस आंदोलन के तहत या ये आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो मैं इस देश को 1 वर्ष में स्वराज दिलवा दूंगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि चौरी चौरा कांड होता है और चौरी चौरा जब कांड हुआ तो स्वाभाविक रूप से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। और जब आंदोलन स्थगित हो जाता है तो हिंदुस्तान के युवाओं के मन में एक प्रकार से आक्रोश है, नाराजगी है। उनको गांधी के सत्याग्रह से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आशा थी, लेकिन वो आशा धूमिल हो गई। आप देख लीजिए उसी समय जो है उत्तर भारत में क्रांतिकारी HRA की स्थापना करने लग गए। तो इसी प्रकार से बंगाल में सूर्यसेन भी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और सूर्यसेन को लगा कि नहीं, अब क्रांतिकारी मार्ग पर ही चलकर एक तरह से देश को आज़ाद किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने बंगाल के युवाओं को क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह से वो एक संगठन स्थापित करते हैं जिसका नाम है चटगांव क्रांतिकारी संगठन। शुरुआत में चटगांव क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया गया और जो उनके मित्र लोग थे, जैसे गणेश घोष की बात करें, अनंत सिंह की बात करें, अंबिका चक्रवर्ती की बात करें, निर्मल सेन की बात करें, लोकनाथ बल की बात करें, ये सब लोग इस चटगांव इस प्रकार से क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए और धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियां में ये भाग लेने शुरू कर देते हैं। 1924 में सूर्यसेन को अपने मित्रों के साथ, अंबिका चक्रवर्ती के साथ, अनंत सिंह के साथ गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हुए जिनका नाम था JM सेनगुप्त, JM सेनगुप्त ने इनकी पैरवी की और बाद में इनको छोड़ा जाता है। 1926 में सूर्यसेन एक बार पुनः जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार हुए, लेकिन अंततः 2 वर्ष के बाद 1928 में इनको छोड़ा गया। लेकिन उनको लगा कि अभी कुछ हंगामा हो नहीं पा रहा है, यानी अंग्रेजों के हृदय में भय का वातावरण स्थापित किया जाए जिससे वो हिंदुस्तान को छोड़कर भाग जाएं। इस उद्देश्य से सूर्यसेन को लगा कि अब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है और इसी के तहत अंततः उन्होंने 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसे IRA कहते हैं, इस IRA की स्थापना करते हैं। सबसे बड़ी बात इस IRA की यह है कि इसमें बंगाल के कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चे, 14 से 15 साल के लड़के शामिल हो रहे हैं। बहुत सी बच्चियां कुलना की इस IRA की मेंबर हैं, जैसे कल्पना दत्त की बात करें, बीना दास की बात करें, प्रीति लता वाडेदार की बात करें, ये सब लोग जो है छोटे छोटे बालक जो है वो सब जो है IRA के मेंबर बढ़ते चले गए और एक प्रकार से IRA अब बंगाल का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा बन जाता है, जिसको मैंने अभी कहा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है। अब IRA की कुलना के एक बहुत बड़ी योजना है, यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को क्या चाहिए, तो शस्त्र चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि बिना शस्त्र और बिना धन के एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा नहीं किया जा सकता था। और उसी संगठन के बल पर अंततः वो बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांति करना चाहते थे। इस उद्देश्य से 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाया
जिसको चटगांव आर्मरी रेड या चटगांव शस्त्रागार छापा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने अभी क्या कहा कि चटगांव आर्मरी रेड 18 अप्रैल 1930 भारत के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कहीं न कहीं टाइम, जिससे सूर्यसेन जुड़े हुए हैं, उनके क्रांतिकारी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, और उस संगठन का नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। मैंने अभी आपसे कहा कि इसके लिए कहीं ना कहीं इस का उद्देश्य क्या है, चटगांव शस्त्रागार छापा का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना, और इस तरह से एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करना। चटगांव शस्त्रागार के लिए अब धन की जरूरत पड़ रही है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर धन के लिए आपको बताना चाहता हूँ, एक क्रांतिकारी की बात करूँगा जिनका नाम था माखन घोषाल। माखन घोषाल बंगाल के एक रईस व्यापारी के पुत्र हैं, और इस प्रकार से जब रईस यानी कि धनी व्यापारी के पुत्र हैं, और जब माखन घोषाल को ये बात मालूम पड़ी कि एक तरह से चटगांव आर्मरी रेड के लिए पहले पैसा चाहिए, यानी संगठन को पैसे की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपने पिता का नकली चेक फाड़कर उस पर अपने पिता के नकली हस्ताक्षर करके बैंक में जमा करा दिया। बैंक मैनेजर को शंका हुआ कि यार इतना ज़्यादा पैसा इसको क्यों चाहिए। अंततः उसको शंका होता है और वो अपने उनके पिताजी को कहीं ना कहीं संपर्क करता है, माखन घोषाल के पिताजी को। जब बैंक मैनेजर ने संपर्क किया और एक प्रकार से माखन घोषाल के पिताजी को जब ये मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र जो है माँ भारती के लिए समर्पित हो चुका है, तो उन्होंने झूठ बोला कि हाँ ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, जबकि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। इस प्रकार से जो है चेक कैश होता है और उसके पश्चात बहुत सा धन संगठन को मिल जाता है। अब इस तरह से सब कुछ काम बन चुका है। पिस्तौलों की जरूरत पड़ रही थी, तो जिनके घरों में लाइसेंसी कुलना के बंदूकें थी वो लेकर आए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि इस समय हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ये जो 14, 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, मैक्सिमम 18 साल के जो युवा हैं, एक प्रकार से अपना तन, मन और धन सब कुछ इस देश को लुटाने के लिए तैयार है। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि ये कहानियां नहीं सुनाई जाती है। ये कहानियां हमको सिर्फ ये सुनाई जाती हैं कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत से लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं कि सर जो है कुल मिला के, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन दम से के साथ पढ़ा जाता और पढ़ाया जाता है, लेकिन इन लोगों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। जो 14-15 साल के लोग हैं, जो अभी दुनिया को समझ भी नहीं पाए हैं, लेकिन देश की आज़ादी के लिए वो शहीद हो जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। इस प्रकार से अगर हम थोड़ा यहाँ पर देखें तो चटगांव शस्त्रागार छापे के लिए अब तैयारी शुरू हो चुकी है, और चटगांव शस्त्रागार छापा जो है 4 जगह डाला जाएगा, एक ही समय पर, एक ही दिन में। इस बात को ध्यान रखना, रात को 10 बजे 18 अप्रैल 1930 को एक ही टाइम पर रात को 10 बजे सबको एक साथ इस चटगांव में 4 जगह छापा मारना था। पहला पुलिस लाइन का जो हेडक्वार्टर था। क्यों मारना था? क्योंकि यहां पर शस्त्रागार मिलेगा, शस्त्र मिलेंगे, तो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के शस्त्रागार पर छापा मारना था पहला। दूसरा, ठीक उसी टाइम पर 10 बजे ही इस प्रकार से जो सैन्य शस्त्रागार था, यानी चटगांव का जो सैन्य शस्त्रागार था, उसके ऊपर छापा मारना था, वहां से भी अस्त्र शस्त्र लूटना था। तीसरा छापा टेलीग्राफ ऑफिस पर मारना था और वहां की संचार सेवाओं को ठप करना था, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेज दूसरी जगह पर सूचना प्रदान नहीं कर पाए। और चौथा, इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि यूरोपियन क्लब पर, इस प्रकार से यूरोपियन क्लब पर जो है छापा मारना था, पहाड़ तल्ली स्थित यूरोपियन क्लब, जहां पर भारतीयों को बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाता था, और एक प्रकार से वहां पर बहुत ज़्यादा यूरोपियन एक साथ रहा करते थे, यानी कहीं ना कहीं यूरोपियन जाया करते थे, वहां पर अपना क्लब उनका होता था। तो पहाड़ तल्ली स्थित यूरोपियन क्लब पर छापा मारना था। तो 4 जगह मारना है। एक तो चटगांव स्थित पुलिस लाइन के शस्त्रागार पर, दूसरा चटगांव स्थित सैन्य शस्त्रागार पर, तीसरा संचार सेवा को ठप करने के लिए कहीं न कहीं टेलीग्राफ कुलना के ऑफिस पर, और चौथा पहाड़ तल्ली स्थित यूरोपियन क्लब पर। मैंने अभी कहा कि चारों जगह जो है 4 ग्रुप बनेंगे, और चारों ग्रुप सेम टाइम पर रात को 10 बजे 18 अप्रैल को कहीं न कहीं अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे।
यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब आप कहेंगे इसका हेडक्वार्टर किससे बनाया जाएगा। इस संपूर्ण चटगांव आर्मरी रेड का जो ऑपरेशन चल रहा है उसका हेडक्वार्टर पुलिस लाइन के शस्त्रागार को बनाया जाएगा। यानी यहां पर ऑलरेडी पहले से ही क्रांतिकारी तैनात रहेंगे और बाकी क्रांतिकारी जो अपने कहीं के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं उनको ऑपरेशन संपूर्ण करने के पश्चात पुलिस लाइन ही पहुंचना था। अब इस बात को ध्यान रखें, 18 अप्रैल 1930 को यह दिन तय हो जाता है। सभी लोग एक साथ कांग्रेस मुख्यालय में पहले एकत्र होते हैं, कुछ मीटिंग होती है, पुलिस की वर्दी धारण करते हैं और पुलिस की वर्दी धारण करने के पश्चात सभी लोग एक दूसरे को सलाम करते हुए वंदे मातरम का नारा लगाते हैं और इस तरीके से अपने अपने ऑपरेशनल सिस्टम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी लोगों ने एक दूसरे से घड़ियां मिलाई जिससे मिसमैचिंग ना हो। रात को 10 बजे का सबको ऑपरेशन करना है और इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीग्राफ संचार व्यवस्था को जो नष्ट करने के लिए जो टीम तय की गई थी उसमें अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व में टीम जाती है। यानी टेलीग्राफ कहीं की सेवा, यानी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचकर संचार सेवा को नष्ट करने के लिए अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व में कहीं न कहीं लोग पहुंचे, क्रांतिकारी पहुंचे। दूसरी, पुलिस लाइन के शस्त्रागार पर जो छापा मारा जाएगा उसमें अनंत सिंह और गणेश घोष का नाम आता है। ये लोग अपने ऑपरेशन पर पहुंच गए क्योंकि शस्त्र लूटना था। तीसरा, मैंने कहा कि निर्मल सेन की बात कर लेते हैं, लोकनाथ बल की बात कर लेते हैं। निर्मल सेन और लोकनाथ बल के नेतृत्व में तीसरे स्थान पर स्पॉट पर पहुंचना था जिसका नाम सैन्य शस्त्रागार है। यहां से बड़े पैमाने पर शस्त्र को लूटना था। और चौथा जो टीम थी, मैंने अभी कहा, पहाड़ तल्ली स्थित यूरोपियन क्लब पर हमला करना था। अब ये चारों टीमें रवाना हो जाती हैं। सूर्यसेन कुछ क्रांतिकारियों के साथ पुलिस लाइन के मैदान में खड़े हुए हैं क्योंकि मैंने कहा कि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर पुलिस लाइन को बनाया गया है। सभी टीमें अपने अपने कार्य के लिए निकल पड़ती हैं। 18 अप्रैल 1930 को गुड फ्राइडे का दिन है और जब गुड फ्राइडे का दिन है तो उस दिन यूरोपियंस लोग जो थे वो कहीं न कहीं क्लब में पहुंचे ही नहीं। और जब यूरोपियन लोग क्लब में नहीं पहुंचे तो इस तरह से पहाड़ तल्ली यूरोपियन क्लब पर धावा तो बोला गया लेकिन वहां पर यूरोपियन बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाता है। यानी एक ऑपरेशन विफल हो गया, वो टीम पे है वापस आ जाती है। अब दूसरी टीम की बात करना चाहता हूं। जो दूसरी टीम थी जो टेलीग्राफ सेवा को नष्ट करने के लिए निकली हुई थी और टेलीग्राफ सेवा को नष्ट करने का काम अंबिका चक्रवर्ती को दिया गया था। ये लोग आते हैं, संचार सेवा को ठप करते हैं और उस बिल्डिंग में पूरी तरह से आग लगा देते हैं और ये लोग भी ऑपरेशन को सफल करके वापस आ जाते हैं। इसके बाद तीसरी टीम की बात करें जो गणेश घोष और अनंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन पहुंची। पुलिस लाइन का जो कहीं न कहीं संतरी था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको इन लोगों ने गोली मार दिया। इस तरह से पुलिस लाइन के शस्त्रागार को लूटा जाता है। वहां से शस्त्र बहुत ज्यादा मिलते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शस्त्र तो मिले लेकिन आपको बताना चाहता हूं उनके गोली बारूद जो है वो नहीं मिल पाता है। वो लोग भी कुल मिला के तत्काल जो है पुलिस लाइन के जो है ऑपरेशन को सफल करके इस प्रकार से सेम टाइम पर कहीं कहीं अपने जो है पुलिस हेडक्वार्टर के मैदान में पहुंचते हैं। चौथा ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सैन्य शस्त्रागार पर हमला करना। और सैन्य शस्त्रागार पर हमला करने का काम मैंने आपको बताया था कि वहां पर लोकनाथ बल, निर्मल सेन, ये सब लोग बहुत से क्रांतिकारियों के साथ पहुंचे। वहां उनको मशीन गन मिली, 303 की राइफल्स मिली, तमाम चीजें मिलती हैं। उनके कुलमा के कहीं ना कहीं एक प्रकार से खुशी का ठिकाना नहीं रहा लेकिन इनके लिए गोलियां भी तो चाहिए, बुलेट भी चाहिए। फिर ये ढूंढने लगते हैं और अंततः गोला बारूद चाहे गोलियां उन अस्त्र शस्त्रों की नहीं मिलती है जिसके कारण से वो लोग भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। यहां तक कि सैन्य शस्त्रागार के दौरान एक अंग्रेज सार्जेंट फेरल का नाम आता है। फेरल उसी कुलना के कैंपस में रहा करता था। संघर्ष हो जाता है, क्रांतिकारी फेरल को मार भी देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर शस्त्र मिले लेकिन शस्त्र को चलाने के लिए इस प्रकार से गोलियां नहीं मिलती हैं और सभी कुलना के क्रांतिकारी इस प्रकार से जो है पुलिस हेडक्वार्टर के कहीं के मैदान में पहुंचते हैं जहां पर सूर्यसेन सभी लोगों का इंतजाम कर रहे थे। और जब सभी लोग वहां पहुंचे, सूर्यसेन अपने क्रांतिकारियों के साथ वहां मौजूद थे। मैं ये कहना चाहता हूं
कि एक प्रकार से ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने अभी कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य क्या है, शस्त्र को प्राप्त करना। पुलिस लाइन के हेडक्वार्टर पर भी जब इन्होंने छापा मारा, वहां पर भी शस्त्र उसको नहीं मिल पाए, नहीं गोलियां नहीं, शस्त्र मिले तो गोलियां नहीं मिली। सैन्य कुलना के ठिकाने पर जब हमला किया जाता है तो वहां पर भी कुलना के गन मशीन तक मिल जाती है, लेकिन गोलियां नहीं मिलती हैं। अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने उनकी गोलियां कहीं अन्य जगह पर रख रखी थी, समय इतना था नहीं कि ढूंढा जा सके। इस प्रकार से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस एसपी जॉनसन को खबर मिल जाती है, डीआईजी पुलिस फार्मेट को खबर मिल जाती है। ये सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में तैनात होकर तत्काल जो है एक प्रकार से कहीं के सैन्य बल के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां भारी भरकम क्रांतिकारियों को देखकर भाग निकलते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, वहां पर भी देखा कि सूर्यसेन के नेतृत्व में बहुत से क्रांतिकारी खड़े हैं। वहां से वो भाग निकलते हैं, और जब भाग निकल गए तो अंग्रेज एक प्रकार से डर गए थे। अंग्रेजों ने तत्काल अपने परिवार के बच्चों को, महिलाओं को कुलना के पहले इकट्ठा किया और इनको ले जाकर चटगांव के समुद्री पोत पर, समुद्र में जो अंग्रेजों के पोत थे, जो जहाज थे, वहां पर एसएस चकदारा जहाज पर सभी को शिफ्ट कर देते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, वहीं से वायरलेस सेट से इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, कलकत्ता खबर भेजी जाती है कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई है, क्योंकि चटगांव के तो टेलीग्राफ सेवा, संचार सेवा को क्रांतिकारियों ने ठप कर रखा था। इसीलिए समुद्र में स्थित जहाजों से कहीं ना कहीं वायरलेस सेट से खबर कलकत्ता अंग्रेज करते हैं। अब कलकत्ता से अंग्रेजी सेना इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि कलकत्ता और चटगांव के बीच की जो रेलवे लाइन थी, उस रेलवे लाइन को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस प्रकार से सेना को आने में समय लग गया। दूसरी चीज, यहां पर जब पूरे कहीं ना कहीं ऑपरेशन को कलना के अंजाम दे दिया गया, तो इस तरह से 18 अप्रैल की रात को ही पुलिस लाइन के मैदान में सभी क्रांतिकारी, जो 59 है, यानी 59 क्रांतिकारी इकट्ठे होते हैं। यहां पर जो यूनियन जैक का झंडा था उसको हटाया जाता है, तिरंगे झंडे को लगाया जाता है, और सूर्यसेन एक प्रकार से वहां पर खड़े होकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की, यानी एक प्रकार से प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं। और स्थापना करने के पश्चात वो खादी वस्त्र और गांधीवादी टोपी पहनकर एक प्रकार से अपनी क्रांतिकारियों से सलामी लेते हैं। एक अस्थायी सरकार का, मैंने क्या कहा, कि निर्माण हो जाता है। क्रांतिकारियों ने एकदम एक स्वर में कहा कि ए अंग्रेजों, अब यहां से भागो, और गांधी का राज्य स्थापित हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर सूर्यसेन एक अस्थायी सरकार की स्थापना चटगांव में करेंगे, यानी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में करेंगे। और मैंने अभी कहा कि जब सब कुछ अंदाज में हो गया था, इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि जब पुलिस लाइन शस्त्रागार में अब क्रांतिकारियों ने सोचा कि अब हमको गोली बारूद तो नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आग ही लगा दिया जाए जाने से पहले। और जब आग लगाई जाती है तो वहीं एक क्रांतिकारी हिमांशु सेन थे, हिमांशु सेन घायल हो जाते हैं, और अंततः 29 अप्रैल 1930 को उनकी डेथ हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से धीरे धीरे क्रांतिकारी अब लगता है कि चटगांव से निकलेंगे। 2 बजे रात को यहां से निकलना पड़ा, और चटगांव के बाहर एक पहाड़ी थी जिसे जलालाबाद पहाड़ी कहते हैं, यहां पर जाकर वो विश्राम करते हैं। 2 दिन तक इन 14, 15, 16 साल के बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। कहीं खेत में तरबूज मिल जाता है तो उसको खाकर अपना जीवन चला रहे हैं। यहां मैं कहना चाहता हूं कि 2 दिन तक ये बेचारे संघर्ष करते रहे, भूखे पड़े रहे, जलालाबाद की पहाड़ियों में डले हुए हैं। इसी समय 22 अप्रैल को कहीं ना कहीं अंग्रेजी पुलिस ने जलालाबाद की पहाड़ी को घेर लिया। और जलालाबाद की पहाड़ी को जब घेर लिया जाता है, चटगांव के बाहर की ही बात करना चाहता हूं, जब घेर लिया जाता है तो मैंने अभी कहा कि क्रांतिकारियों के पास बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसीलिए इस प्रकार से फायरिंग होती है। और जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है तो चूंकि कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के पास उतना अच्छा बंदूकें नहीं थी, उतने अच्छे गोले बारूद नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास मशीन गन थी। और इसमें एक तरह से क्रांतिकारी बहुत ज्यादा हताहत हो जाते हैं, यानी 12 क्रांतिकारी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो शहीद हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से 12 जो है कुल मिला के हमारे क्रांतिकारी यहां पर शहीद हो जाते हैं। मैंने अभी कहा 14-15 साल के लड़के हैं। यहां इस बात को ध्यान रखिएगा कि शायद ये मिशन अगर कामयाब हो गया होता, यानी अस्त्र शस्त्र मिल गए होते, गोला बारूद मिल गया होता, तो क्रांतिकारियों की योजना बहुत बड़ी थी।
क्योंकि ये 4 जगह छापा मारने के बाद क्रांतिकारी अब क्या करने वाले थे। अगर उनके पास अस्त्र शस्त्र गोला बारूद होता तो पहले जो जेल पर कुल मिला के हमला करते और जेल पर हमला करके कहीं ना कहीं जितने भी बंदी थे उन सभी बंदियों को मुक्त करवाते, और मुक्त करवाने के पश्चात अब धन प्राप्ति करने के लिए वो इंपीरियल बैंक पर यानी चटगांव की इंपीरियल बैंक पर हमला करते और वहां से धन प्राप्त करते। तो धन भी मिल जाता, कैदी के रूप में उनको सैनिक भी मिल जाते, हिंद बंगाल के युवाओं को भी कुल मिलाकर उस धन के बल पर, अस्त्र शस्त्र के बल पर एक सेना खड़ी कर देते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैप्टन टेट ने यह बात स्वयं स्वीकार किया है और अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यदि क्रांतिकारियों के पास 303 बंदूकें और अगर उनकी गोलियां मौजूद होती तो पूरे चटगांव पर उनका कब्जा हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सब कुछ खेला गोली बंदूक का था, और गोली बंदूक और कहीं न कहीं एक प्रकार से गोला बारूद जिस आशा से शस्त्रागार पर हमला किया गया था वो उनको नहीं मिल पाता है। मैंने अभी कहा जलालाबाद का युद्ध होता है और इस जलालाबाद के युद्ध में 12 क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम आपको मैंने अभी बताया था, लोकनाथ बल। लोकनाथ बल के छोटे भाई हैं जिनका नाम है हरि गोपाल बल, जिनको टेगरा भी कहते हैं। बंगाल का एक फेमस क्रांतिकारी टेगरा हुआ। 15 साल का लड़का है, उसको गोली लग जाती है। गोली लगने पर अपने बड़े भाई से उसी जलालाबाद के मुठभेड़ में कहते हैं कि भाई मैं तो अब जा रहा हूं। यानी गोली लगने के बाद टेगरा ने कहा, 15 साल के लड़के ने कहा कि बड़े भाई मैं तो अब जा रहा हूं, लेकिन तुमको कमान संभालना है और तुम डटे रहना। लोकनाथ बल के आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन वो आंसू पी रहे हैं और धीरे धीरे क्रांतिकारियों से कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए उनके 12 क्रांतिकारी जब शहीद हो जाते हैं। देर रात हो गई, अंग्रेज चले गए। सूर्यसेन को लगा कि अब यहां से निकलने में ही भलाई है। सूर्यसेन बाकी क्रांतिकारियों को लेकर यहां से निकल जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के एक जैसे कह सकते हैं कि एक कोषाध्यक्ष हुए जिनका नाम अंबिका चक्रवर्ती था, और अंबिका चक्रवर्ती पूरी तरह से घायल हो गए हैं। वो अपनी जेब से कुछ पैसा सूर्यसेन को देते हैं, कहते हैं कि मैं अब नहीं बचूंगा, तुम यहां से निकल जाओ। और इस प्रकार से सूर्यसेन पूरी की पूरी जो बची हुई कुलना के क्रांतिकारियों की फौज थी उसको लेकर निकल जाते हैं। और जब निकल गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सूर्यसेन बेचारा अभी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत सहारा लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी समय अनंत सिंह की बात करें, गणेश घोष की बात करें, माखन गोशाल की बात करें, ये सब लोग कहीं न कहीं कलकत्ता होते हुए चंद्रनगर पहुंच जाते हैं। और माखन गोशाल वहीं पर अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। इस प्रकार से वहां पर वो शहीद हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से सूर्यसेन और उनके जो बाकी बचे साथी हैं वो अंडरग्राउंड होकर धीरे धीरे अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं। इसी समय 29 अगस्त 1930 को बंगाल के आईजी लोहमन को गोली मार दी जाती है, यानी लोहमन को मार दिया जाता है। इसी प्रकार से 30 अगस्त 1931 को पुलिस इंस्पेक्टर असानुल्लाह को कुल मिला के कहीं न कहीं गोली मार दी जाती है, क्योंकि वो क्रांतिकारियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। असानुल्लाह को मारने वाला 15 साल का एक क्रांतिकारी है जिसका नाम हरिपद भट्टाचार्य था, उसने मार दिया। इसी प्रकार से 24 सितंबर 1932 की बात अगर करते हैं तो पहाड़ तल्ली के यूरोपियन क्लब पर फिर हमला किया जाता है, और इस हमले का नेतृत्व प्रीति लता वाडेदार करती हैं। कहीं न कहीं दोनों तरफ से फायरिंग होती है। प्रीति लता वाडेदार को गोली लग जाती है और इसके पश्चात उनको लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगी, तो साइनेट खाकर वो अपने जीवन को समाप्त कर लेती हैं। धीरे धीरे कहीं न कहीं क्रांतिकारी पकड़े जा रहे हैं, कुछ मारे जा रहे हैं। इसी समय सूर्यसेन अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ एक जगह ठहरे हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने सूर्यसेन के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, और जहां ठहरे हुए थे उन्हीं का एक मित्र साथी था, उसका नाम था नेत्रसेन। नेत्रसेन 10,000 रुपए के लालच में आकर अंग्रेजों को मुखबरी कर देता है। इस प्रकार से सूर्यसेन को कहीं न कहीं घेर लिया गया, और 16 फरवरी 1933 को इस तरह से सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी नेत्रसेन की गद्दारी के कारण उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात धीरे धीरे सभी लोग, कल्पना दत्त को भी गिरफ्तार किया जाता है, तारकेश्वर दत्तीदार को भी गिरफ्तार किया जाता है, और इस तरह से सभी को गिरफ्तार करके चटगांव में उनके ऊपर कुल मिला के कहीं के केस चला। और केस चलने के पश्चात 14 अगस्त 1933 को अदालत के फैसले के तहत सूर्यसेन और कहीं
कहीं तारकेश्वर दत्तीदार को फांसी की सजा दी गई। यानी इसमें दो लोग, सूर्यसेन को और तारकेश्वर दत्तीदार को कुल मिला के फांसी की सजा होती है। अनंत सिंह की बात करें, लोकनाथ बल की बात करें, गणेश घोष की बात करें और कल्पनादित्य, इनको आजीवन कारावास की सजा मिलती है। यानी इस केस में लगभग 12 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। 2 लोगों को मैंने अभी कहा कि सूर्यसेन और तारकेश्वर दत्त को कहीं ना कहीं एक प्रकार से फांसी होती है। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जब एक प्रकार से जब युद्ध चल रहा था कुलना के कहीं ना कहीं चटगांव के बाहर एक प्रकार से पहाड़ी पर जब चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर रखा था और जब जलालाबाद की पहाड़ी पर जब युद्ध चल रहा था, हमारे 12 छोटे छोटे क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों ने अगले दिन कुलना के बड़ी निर्ममता का परिचय देते हुए उन सबको एक के ऊपर एक फेंककर पेट्रोल से कुलना के कहीं न कहीं उनको जला दिया जाता है। लेकिन भारत में कोई भी राष्ट्रवादी नेता, कोई भी बड़े स्तर का नेता अपना वक्तव्य इस पर नहीं देता है। यानी भारत के अंदर देश की आजादी के लिए एक प्रकार से इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के कुलना के 12 जवान एक साथ शहीद हो जाते हैं। उनके साथ अंग्रेजों के द्वारा निर्ममता का व्यवहार अंतिम संस्कार में किया जाता है, लेकिन भारत के किसी भी राष्ट्रवादी नेता ने अपना उस पर वक्तव्य तक नहीं दिया। ये थोड़ा सा मुझे दुख लगता है जब मैं इस पक्ष को देखता हूं। मेरा यह कहने का मतलब है कि मैंने अभी कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला आता है, उसके बाद हाई कोर्ट का भी अपील की गई, हाई कोर्ट का भी फैसला आता है, सेम वही चीजें रिजल्ट रखा गया। यानी कहीं न कहीं तारकेश्वर दत्तीदार और सूर्यसेन को फांसी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 जनवरी 1934 को चटगांव जेल में फांसी से पहले, क्योंकि सूर्यसेन बराबर जो है क्या कहा करते थे, वंदे मातरम अंग्रेज चढ़ा करते थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे कुलना के उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनके हाथ के कुलना के अंगुलियों के नाखून खींचे जाने लगे, उनकी हथौड़े से पसलियां तक तोड़ी गईं, उनके दांत को तोड़ा गया। यानी इस फांसी से पहले सूर्यसेन को इतनी यातना दे दी गई थी कि वो बेहोशी के आलम में चले गए थे। लेकिन फिर भी वंदे मातरम, दांत टूटे हैं, मुंह टूटा है, पसलियां टूटी हुई हैं, कहीं न कहीं नाखून खींचे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सूर्यसेन के अंदर इतना ज्यादा भारत मां के प्रति जुनून है कि इस तरीके से हंसते हंसते वो बंदा, यानी भारत का महान सपूत, साथ में तारकेश्वर दत्तीदार 12 जनवरी 1934 को फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। मेरा यह कहने का मतलब है कि फांसी के फंदे पर 12 जनवरी को झूलने से पहले, क्योंकि जो गद्दार है उसको सजा तो दी जाएगी, और जो गद्दार था जिसका नाम नेत्रसेन था, नेत्रसेन शाम को कहीं ना कहीं भोजन कर रहा था, उसकी पत्नी भोजन परोस रही थी। उसी समय किरण सेन और खोखा नंदी, किरण सेन और खोखा नंदी, दो छोटे छोटे लड़के, वो तत्काल शाम को 7 बजे कुलना के कहीं ना कहीं नेत्रसेन के घर में घुसते हैं और एक ही बार से उसके सिर को काट देते हैं। पत्नी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन पुलिस जब आती है तो पत्नी ने प्रायश्चित करते हुए कुलना के दोनों की पहचान करने से मना कर दिया। यानी उनकी पत्नी को लगा कि जो गद्दारी मेरे पति ने किया है उस पाप को धोने का अवसर यही है, और पत्नी ने कुलना के कहीं ना कहीं किरण सेन और खोखा नंदी को पहचानने से मना कर दिया है। मेरा कहने का मतलब है कि 12 जनवरी से पहले उस गद्दार को भी मार दिया जाता है, और 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। सूर्यसेन का आदर्श वाक्य था कि हमेशा एक तरह से एकता की स्थापना करो, राष्ट्र के लिए संघर्ष करो, और उन्होंने कहा कि मेरा अब कहीं ना कहीं दरवाजा, यानी मृत्यु मेरा दरवाजा खटखटा रही है, मैं सिर्फ सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन स्वतंत्र भारत का स्वप्न अभी बाकी है, और मेरे आने वाली पीढ़ियों को, यानी जो लोग बचे हैं, उन्हें स्वतंत्र भारत के स्वप्न को साकार करना है। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से सूर्यसेन और चटगांव आर्मरी रेड का देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं 2 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। कहीं ना कहीं सूर्यसेन के साथ 2 लाइनें और मैं जोड़ना चाहता हूं कि भारत माता तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।